फाइनली राजभवन और सीएम सेक्रेटरीट भी जम्मू में खुल गए हैं। धारा 370 के ऊपर हो रहा बवाल भी लगभग थम रहा है और लोग चाहते हैं अब उनके बेसिक मुद्दों को सरकार कर दे फिक्स। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 26। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और हर रोज की तरह मेरे सहयोगी पवन शर्मा मेरे साथ हैं और साथ में हमारे आज एक और स्पेशल गेस्ट हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मल्होत्रा जी। तो आज सवालों के ऊपर चर्चा दोनों से ही होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला आज सिविल सेक्रेटरीट पहुंचे एज ए चीफ मिनिस्टर करीबन 10 साल बाद। इससे पहले आखिरी बार उमर अब्दुल्ला 2014 में चुनाव से ठीक पहले जम्मू में जब सेक्रेटरीट शुरू हुआ था तो तब आए थे और तब गॉर्ड ऑफ ऑनर लिया था। आज गॉर्ड ऑफ ऑनर तो नहीं हुआ, मगर उमर अब्दुल्ला का बहुत वार्म वेलकम हुआ सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज द्वारा, उनके मंत्रियों द्वारा और सीनियर स्टाफ मेंबर्स द्वारा। हालांकि इससे पहले जो सेक्रेटरीट में सीएम सेक्रेटरीट शुरू हुआ था, इसी तरह जो विंटर में होता है वो हुआ था 2017 नवंबर में। तब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। उसके बाद 18 में सरकार चली गई और फिर 6 साल चुनाव ही नहीं हुए। तो करीबन 6 साल के बाद, अगर हम सही कहें तो 7 साल के बाद सीएम सेक्रेटरीट जम्मू में खुला है। तो दिनेश जी, 7 साल बाद उमर अब्दुल्ला जो है सीएम सेक्रेटरीट का आज शुरुआत भी हुई, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। आपको लगता है कि वो जो पहले वाला जो एक ग्रैंड वेलकम होता था वैसा नजर आ रहा था कुछ, या फिर अब कमी थी? थोड़ा सा एक वो चमक नहीं थी जी, चमक होती है ना, क्योंकि इनको भी लगता है कि अब ये एक वो ट्रेडिशन नहीं है। किस तरह से दरबार मूव होता था जी, दरबार मूव तो हुआ नहीं पूरा दरबार मूव। तो उस समय एक बड़े ताम झाम से पूरा दरबार मूव होता था, गॉर्ड ऑफ ऑनर मिलता था। सरकार को भी पता था कि हम फैसले कर पाते हैं। अभी सरकार को भी पता है कि पता नहीं हम जो फैसले करेंगे वो एलजी वो फाइल लागू होगा या नहीं होगा, देने होगा। इसलिए मतलब कि मैं हम कहूँ कि आधे दिल से हाफ हार्टेडली वेलकम भी रिसीव कर रहे हैं, वेलकम करने वाले भी हाफ हार्टेडली कर रहे हैं। लेकिन एक ट्रेडिशन है, चल पड़ा। चलो, सबसे बड़ी बात है कि अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर सरकार स्टैब्लिश हुई है। कोई भी गवर्नमेंट हो, पॉपुलर गवर्नमेंट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये पॉपुलर गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, ये बहुत अच्छी बात है। पवन जी, इससे पहले जब भी सेक्रेटरीट खुलता था यहाँ पर, उस समय जो भी चीफ मिनिस्टर होता था अपने काबीना के साथ, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि क्या क्या इश्यूज उसने पिछले 6 महीने में उठाए और आगे क्या करने वाले हैं। बड़ी तामझाम हुआ करती थी, अधिकारी भी पीछे पीछे हुआ करते थे। आज वो वाली तामझाम नहीं दिखी और उमर ने मीडिया से बात भी नहीं की। नहीं, तामझाम वो वाला तो नहीं था, लेकिन अधिकारी आज भी पीछे पीछे थे जी। देखिए, वो उमर साहब ने पहले कहा था ये वो अधिकारी हैं जब मैं सत्ता में नहीं था तो कहते मुकले हो, गए हो, और जैसे ही मुख्यमंत्री का पता चला बन जाऊंगा तो आप बोले फिर गुड आफ्टरनून। तो आज वो अधिकारी थे, अधिकारी तो थे, लेकिन वो वाला तामझाम नहीं था। और वजह भी साफ है कि कश्मीर में 5 दिन की जो लगी असेंबली, उसमें जो हालात बने, उसके बाद उन्होंने सोचा कि नॉर्मल तरीके से ही, और मीडिया से वो बचे उस इंसिडेंट को लेकर। आज पहले दिन वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते थे। हालांकि उनके जो मंत्री हैं वो अलग अलग जगह बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सीएम थोड़ा सा इस चीज के ऊपर अभी खींच रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, क्योंकि अभी सेंटर पे पूरा भरोसा है। जो 2-4 चीजें हैं वो शायद पूरी हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रैक पे आ जाएगा सब। तो चलिए देखिए, ट्रैक पे आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। और अब बात करते हैं, आज एक बहुत खास चीज हुई, बहुत कम लोगों ने शायद नोटिस किया होगा और मैंने देखा दिन भर किसी वेब पोर्टल ने, किसी न्यूज चैनल ने खबर भी नहीं चलाई। खैर, इंडिपेंडेंट आदमी कहीं भी जा सकता है। ऐसे ही इंडिपेंडेंट मंत्री सतीश शर्मा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पहुंचे, और पहुंचे भी उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी के साथ। तो बहुत कम होता है कि चाहे कोalition सरकार भी रही हो, एनसी कांग्रेस की भी रही और पीडीपी बीजेपी की भी, पर एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर मंत्री जाने से कतराते हैं, कम ही जाया करते हैं। दिनेश जी, मुझे लगता है बड़े कम ऐसे मोमेंट देखने को मिलते हैं। शायद आपने भी अपने लंबे बार देखा मैंने कि ऐसे कोलेशन का कोई मंत्री दूसरी, क्योंकि आप 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार रही जी, 2008 में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आई, 2002 में पीडीपी की रही, फिर 2014 में पीडीपी और बीजेपी की बनी। ना कभी पीडीपी का मंत्री बीजेपी दफ्तर गया, ना कभी बीजेपी का, और हालांकि उप मुख्यमंत्री तक भी नहीं जाते थे एक दूसरे के दफ्तर। अभी सतीश जी के बारे में अभी वो डामाडोल है कि किस पार्टी में है, क्योंकि मुझे लगता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उस कारण सतीश शर्मा जी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर्मली ज्वाइन ना करें।
लेकिन जिस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, मुझे लगता है कि अब अल्टीमेटली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हो गए। देखिए हिस्सा तो है वो सरकार का, मगर पार्टी के दफ्तर में चले जाना ये नई चीज थी। क्योंकि उन्होंने कहा, आपने देखा होगा, कहा कि मेरे पिताजी ने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वो क्या थे, डेलीगेट थे। हाँ। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने पुराने रिश्ते रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें क्या करते हैं सतीश जी, क्योंकि अभी तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मुझे लगता है 6 महीने तक कोई भी जो, पर मुझे लगता नहीं है ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जिस इलाके से वो संबंधित हैं उस इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार 0 है, इतना ज्यादा नहीं। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बड़ा इमोशनल इलाका रहा है। हाँ। वो जनसंघ का गढ़ रहा है, जनसंघ का गढ़ है और फौजियों का वो है। क्योंकि अगर उस हम पूरा इतिहास देखें ना, उस इलाके को अगर जनसंघ के गढ़ को तोड़ा तो मदन लाल शर्मा, क्योंकि वहाँ प्रेमनाथ डोगरा, सॉरी प्रेमनाथ मनहास टॉप स्टॉलवर्ट लीडर थे जनसंघ के, उनके गढ़ को तोड़ना तो ये क्रेडिट जाता है इनके परिवार को, शर्मा परिवार को। लेकिन अगर सतीश शर्मा जी, आपकी बात ठीक है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा वो कदम नहीं उठाएंगे। अगर वो न्यूट्रल रहेंगे, इंडिपेंडेंट बन के रहेंगे, तो मुझे लगता है उनके पॉलिटिकल कैरियर में भी ठीक रहेगा। और एक चीज और भी है, मैंने देखा है कि जहां भी कोई ऐसा भाषण देते हैं, चाहे असेंबली के अंदर था या बाहर था, वो एक चीज साथ रखते हैं, 2 लाइनें साथ रखते हैं कि मुझे जिताया मेरे पिता मदन लाल जी ने, मुझे मंत्री बनाया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। तो हो सकता है उसी हिसाब से वो एनसी दफ्तर गए हों। हाँ। मगर फिर भी एक चीज तो है दिनेश जी, अगर ये खबर आज से 5-10 साल पहले होती, जब अखबारों का दौर होता तो सुर्खियों में आती। बिल्कुल। आज मैंने देखा किसी ने इस खबर को उठाया नहीं, क्योंकि ये चीजें बहुत पॉलिटिकली, ये चीजें बड़ी नोटिस की जाने वाली चीजें होती। देखो इसमें दीपक 2 चीजें होती है जी, कि सतीश, आपको पता होगा जिस दिन सरकार गठन हुआ था जी, उसके बाद डिप्टी सीएम जब उनके ऑफिस गए थे तो बनी वाले विधायक उनके साथ थे। बिल्कुल परमेश्वर। नहीं, पर एक चीज है, नहीं जुड़ाव एनसी से था। नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ, बनी वाले विधायक वहां गए थे, तब भी जब मुद्दा उठा था कि क्या सतीश जाएंगे, तो मैंने कहा था नहीं जाएंगे। हाँ, मंत्री बनने के बाद आज वो डिप्टी सीएम का वहां पर फेलिगेशन फंक्शन था, अब वो वहां पर गए। अब इसको 2 तरीके से आप देख सकते हो, एक तो एनसी की तरफ झुकाव या फिर एनसी को खुश करने की मजबूरी। दोनों ही चीजें। नहीं, मुझे लगता है पवन जी की सतीश शर्मा जी को नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी है सतीश शर्मा को रखना, ये उनकी मजबूरी है, मजबूरी है सतीश शर्मा को साथ रखना। अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट को अगर आपने कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन देनी है तो सतीश शर्मा के अलावा कोई है ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, जम्मू के साथ साथ आपके पास सांबा डिस्ट्रिक्ट भी, उधमपुर भी डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर, रियासी भी, तो आप सब में से वही एक आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बाकी जो कुछ खास रहा उसकी भी बात करते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी को फेलिसिटेट किया गया, इससे पहले भी उनको एक दिन हुआ था। तो सुरेंद्र चौधरी जो जम्मू रीजन से आते हैं, वो एनसी के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बड़े नेता बनते जा रहे हैं। तो आपको लगता है दिनेश जी, अब सुरेंद्र कुमार चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू रीजन के सबसे बड़े नेता हैं? देखिए दीपक जी, मुख्यमंत्री ने उनको डिप्टी सीएम बनाकर ये एस्टैब्लिश कर दिया कि मेरा जम्मू में रिप्रेजेंटेटिव यही है, जम्मू को यही रिप्रेजेंट करेंगे। और सुरेंद्र चौधरी जी ने एक इतिहास बनाया है। जब बीजेपी की हवा चल रही है पूरे जम्मू प्रोविंस में, पूरे हिंदू मेजॉरिटी एरिया में, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जो आउटस्पोकन प्रदेश अध्यक्ष, जो इतना बड़ा बड़बोला था, उसको हराया 7,000, लगभग 8,000 से। तो वो नेचुरली अचीवमेंट तो है, खासतौर हिंदू बेल्ट में उस समय हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को। बिल्कुल। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है कि उनकी जो जीत को पूरा एक्सप्लॉइट किया जाए और जम्मू में पार्टी को रिवाइव किया जाए। और सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, उनको पार्टी का एक बड़े नेता के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है कि जम्मू प्रोविंस में उनका एक चेहरा रहता है। अब दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा हुआ, सुरजीत सिंह साथिया था 96 में, अजय श्रोत्रा नया चेहरे के रूप में सुरेंद्र चौधरी। ठीक है, अजय श्रोत्रा अभी पार्टी में है, पर वो जीत नहीं पाए। जीते हुए अगर सुरेंद्र चौधरी हैं तो नेचुरली नेशनल कॉन्फ्रेंस तो चाहेगी कि जम्मू संभाग में उसका एक्सपैंड हो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता है कि धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो रही है, अगर जम्मू संभाग में बीजेपी का कोई अल्टरनेटिव बन सकता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बन सकती है। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा सीरियसली एफर्ट कर रही है कि बीजेपी का अल्टरनेटिव बना जाए, क्योंकि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस अल्टरनेटिव बने। पवन जी, उमर अब्दुल्ला कल फ्लाइट जो है नहीं टेक ऑफ होने के कारण श्रीनगर से बाय रोड जम्मू पहुंचे। हमने एक खबर भी चलाई कि वो रास्ते में वीडियोस भी बनाए, राजमा चावल की भी बात की,
कुछ गानों की इंस्टाग्राम पर रील्स भी शेयर की, और जब जम्मू पहुंचे तो आज सुबह सबसे पहले जो तस्वीर अपने ट्विटर एक्स हैंडल पे डाली वो थी माँ बावे वाली मंदिर यानी कि बाहू फोर्ट की, और उसके ऊपर सूर्य देवता की, और लिखा भी कि जम्मू में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉग आ गया है, शायद अब फ्लाइट्स डिले होती रहेंगी। तो उमर अब्दुल्ला अपने चिर परिचित अंदाज पर कुछ ना कुछ जो है वो पहले एक्स पे बड़े एक्टिव रहते थे, उन्हें ट्विटर बॉय भी कहा जाता था, और अब इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होने लगे हैं। यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसे जेन जी कहा जाता है, यूथ जनरेशन, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश रहती है उमर की या उनके साथ जुड़ने की। देखिए, उमर अब्दुल्ला जो हैं वो नई पीढ़ी के मुख्यमंत्री आप कह सकते हो, जंग सोच के, और वो दूसरा टेक्निकली साउंड भी है, बिल्कुल साउंड टेक्निकली बहुत साउंड है। और साथ में उमर अब्दुल्ला की जो दिनचर्या रहती है, मैंने एक उनका एक इंटरव्यू सुना था किसी फॉरेन चैनल के साथ, रिपोर्टर तो इंडियन था लेकिन चैनल फॉरेन का था। उन्होंने कहा था कि मैं उठने के बाद सुबह शाम तक मैं नेट को इतना सर्फिंग कर लेता हूं कि मुझे दुनिया की तमाम खबरें जो है वो अपने जहन में आ जाती हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को ढालता हूं। और जब इलेक्शन मोड पे थे तो उनका कश्मीर में एक बयान था कि हम लोग इस समय इलेक्शन मोड पे हैं और हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो आप लोगों के पास है, आप हमें अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो, हम इस समय कुछ और नहीं सोच रहे, हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ये इलेक्शन हमने कैसे जीतनी है उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो उमर हर तरीके से परिपक्व हैं, टेक सेवी भी कह सकते हो, और साथ में युवाओं की सोच जो है उनको वो बड़ा सीरियसली उनको सर्च करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मंथन भी करते हैं। और एक चीज और आपने देखी होगी, वो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं थ्रू एक्स के या थ्रू दूसरे चैनल के जरिए। चलिए, उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की बाकी जनता जो है उनके भी मुद्दे उठाएंगे। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो इंतजार हो रहा था सरकार आएगी तो हल होंगे। तो दिनेश जी, स्मार्ट मीटर्स का इशू, डेली वेजर 60 से 65 हजार है, इंतजार कर रहे हैं पीएचडी और पीडीडी वाले कि हमें कुछ स्थायी किया जाएगा। पानी के इश्यूज और लोगों के बड़े सारे इश्यूज, क्या अब सरकार जरा उनकी तरफ ध्यान देगी? देखिए दीपक जी, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि हमें जो असेंबली का सेशन होता है उस पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। उस वहां कुछ नहीं होता है, सिर्फ खबर शोर शराबा होता है, खबर के लिए, पब्लिसिटी के लिए सब लोग ऐसे करते हैं। अब जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, अब यहाँ प्रॉपर से सेक्रेटरीट शुरू हो गया, तो कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसले होने हैं। असेंबली सेशन में तो होते नहीं फैसले, तो असेंबली सेशन हो गया। अब मुझे लगता है कि कैबिनेट ये फैसले करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वादा किया है। अभी उप मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हम डेली वेजर का, स्मार्ट मीटर का ये फैसला करेंगे। पर मुझे लगता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आपने जो गवर्नर एड्रेस में देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट जो बिजली की मुफ्त देनी है उसके लिए मॉडलिटीज जो हैं अभी फॉर्मुलेट कर रहे हैं जी, वो भी डिजर्विंग लोगों को। अब ये डिजर्विंग कौन है, ये बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जो पावर रिफॉर्म्स हैं देश भर में चल रहे हैं, पावर रिफॉर्म्स में कोई भी स्टेट जो है अपने आप को अलग नहीं रख सकेगी। तो अगर जम्मू कश्मीर ये ऐसा करेगा कि पावर रिफॉर्म्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो मुझे लगता है सेंटर से जो ग्रांट्स आने वो भी बंद हो जाएंगे। इसलिए पावर रिफॉर्म चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कोई अल्टरनेटिव सरकार निकालेगी। सीसीई की एज क्राइटेरिया को भी बदला गया है, ये आज की बड़ी खबर है। बहुत देर से मांग भी थी। पवन जी, क्या नया क्राइटेरिया इसका आया है, और इसको लेकर जो मांग थी काफी देर से लोगों की, वो देखो ये बहुत पुरानी मांग थी और ये चुनावों से पहले शुरू हो गई थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस समय जो नौशहरा के जो उस समय उम्मीदवार थे जिन्होंने अरविंद राणा को हराया, उनसे एक सवाल भी पूछा गया, तो उन्होंने बोला हमारी सरकार आएगी, हम प्रेशर डालेंगे और हो सकता है अगर हम सत्ता में आए तो हम ये क्राइटेरिया को बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था, श्यामलाल जी का मुझे बयान अभी भी याद है, कि अगर हम सत्ता में आए तो हम भी ये क्राइटेरिया वापस करेंगे जिस तरह का लोगों की डिमांड है। तो ये अभी आ गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने ये पूरा कर दिया है। इसमें ओपन मैरिट कैंडिडेट 35 ईयर्स की एज कर दी है, और इसमें रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग इन सर्विस कैंडिडेट्स वो 37 हैं, और फिजिकली हैंडीकैप जो है वो 38, यानी कि 2-2 साल 3-3 साल बढ़ाई मिल गई है। और इसमें जो भी लोग थे वो अब गवर्नमेंट का भी थैंक्स कर रहे हैं, और जितने भी उनके प्रतिनिधि जिनसे उन्होंने डेलीगेशन उनके मिले थे, प्रेस क्लब के बाहर जो धरना प्रदर्शन होता था, तो वो अब सबका थैंक्स कर रहे हैं। क्योंकि ये एक डिमांड, इस डिमांड के होने से दिनेश जी शायद अच्छा इस पर बता सकते हैं कि कितने जो लोग ओवरेज की कगार पर थे
उनको राहत मिले। भी हजारों लोग हैं, आप देखते हैं पिछले 5-10 सालों से इतनी ज्यादा पोस्टें जम्मू कश्मीर में नहीं निकली हैं जो निकलनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गए, कुछ गवर्नमेंट ने रिकमेंड की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, फिर वापस कर दी पोस्टें। तो जो लोग जो विक्टिम हुए इन सबके, तो उनको एक चांस मिलना चाहिए था। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि ये ऐसे लोग जो ओवरेज हो गए थे उनको एक चांस मिलना चाहिए, और बड़ा अच्छा स्टेप है, मुझे लगता है सबको ये वेलकम करना चाहिए स्टेप। आज जस्टिस संजीव खन्ना 51 में 51st CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नियुक्त हो गए, अपना कार्यभार संभाल लिया। जस्टिस खन्ना के चाचा भी कभी उसी कोर्ट कम्प्लेक्स में बैठा करते थे जहां आज वो बैठे, और उन्होंने उन लम्हों को याद भी किया। और वो दिल्ली से ही हैं, ये भी बड़ी चीज़ है, लोकली भी सब कुछ समझते हैं। दिनेश जी, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट में। लगता है कि जस्टिस खन्ना उन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे, और जिस तरह जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ कुछ चीज़ें रही, या इससे थोड़ा अलग रहेंगे? देखिए, अभी जो फेयरवेल फंक्शन हुआ जस्टिस चंद्रचूड़ जी का, तो उसमें जस्टिस खन्ना ने कहा था कि ऐसा सिस्टम सेट करके गए हैं तो मेरे लिए आसानी भी है तो मुश्किल भी है। जी। आसानी इसलिए कि उन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म बना लिया है कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। मुश्किल इसलिए कि वो ऐसे ऐसे सेट करके गए हैं सिस्टम, मतलब कुछ ऐसे वर्डिक्ट दे के गए हैं कि उस पर फॉलो करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो हम ये आशा ही कर सकते हैं कि नए चीफ जस्टिस जब हिंदुस्तान के बने हैं, भारत के, तो वो इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करेंगे। पेंडेंसी कम से कम खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जजेस की पोस्ट जो पूरी है फुलफिल होनी चाहिए। जहाँ जैसे जम्मू कश्मीर में की बात है कि अभी उन्होंने रिकमेंड किया है कि शायद कुछ जजेस और बनाए जाए, तो इसलिए मुझे लगता है कि सारी स्टेट्स में, सारी यूटी में ऐसा होना चाहिए। तो हर जगह पर यही हाल है। स्टेटहुड का भी फैसला पेंडिंग रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में, देखो बिल्कुल ये पहले र्यूमर चल रहा था दिवाली पे मिलेगा, जाने से पहले स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो हल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे सकती है। लेकिन अब खन्ना साहब के पास है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो, जिस तरह उन्होंने कहा कि बहुत से पेंडिंग कुछ ऐसे इशू हैं जो मेरे लिए फॉलो करना मुश्किल भी होगा, और मेरी जिम्मेवारी भी बड़े डिसीजन है। पवन जी, आपको लगता नहीं ये पॉलिटिकल इशू है? मुझे लगता है जुडिशरी इसमें ज्यादा इंटरवीन करेगी। अब मामला कोर्ट में है, वो तो बात ठीक है, उनके कोई ना कोई तो वर्डिक्ट देना है, जहां तो जज करें या नो करें। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल पार्टियां सोचें, फैसला उनको देना है। हाँ, वो कर सकते हैं कि लिंगरान कर दीजिए, या उनको क्या कर सकते हैं कि आप भाई इसको लोकसभा राज्यसभा के लिए भाई आप डिसाइड करो। सरकार जो एप्लीकेशन मूव कर सकती है, रीजन बता सकती है कि हम क्यों डिले कर सकते हैं। नहीं तो फैसला तो क्योंकि आखिरी फैसला दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट से ही आया था, जिसमें कहा गया था चुनाव भी करवाने जरूरी हैं और उसके बाद स्टेटहुड भी देना वापस। नहीं, उन्होंने कहा था डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करना है, तो आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। और लोगों की अगर डिमांड है स्टेटहुड की, पॉलिटिकल पार्टी टीम भी शायद आई थी, सर्वे हुए थे। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आज की सरकारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते चलते एक खबर ऐसी है जिसने दिल को दहला दिया। आज एक माँ और 2 छोटे बच्चे आग में झुलस कर जिंदा जल गए। किश्तवाड़ की घटना थी, किश्तवाड़ के सरूर इलाके के ऊपरी इलाके की। वहां लकड़ी के मकान होते हैं। आगजनी होने के बाद शायद फायर ब्रिगेड को भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और वहीं पर एक बॉयज़ हॉस्टल था किश्तवाड़ में, छात्रू इलाके में, वहां भी आगजनी हुई, मगर वहां गनीमत रहा कि किसकी जान नहीं गई। ऊपरी इलाकों में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी रहती हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप खास तौर पे सर्दी के दिनों में कोयले या अंगीठियां जो हैं वो घरों के अंदर ना जलाएं, और अगर जलाते हैं तो रात को बुझा के सोएं। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है, और अनफॉर्चुनेटली फिर ये घटनाओं पर काबू नहीं पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हम कोशिश करेंगे अब हम कुछ ना कोई स्पेशल गेस्ट जरूर बुलाया करेंगे, ताकि अलग अलग राय, अलग अलग एनालिसिस खबरों के ऊपर देखने को आपको मिले, और आपको ये कार्यक्रम और बेहतर लगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, DM करके बताइए। लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करा करिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।